अपने अभ्यास सीरीज चल रही है आप एनटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिछली लास्ट 2 वीडियोस के बीच मैं बेसिकली केमिस्ट्री पार्ट सॉल्व करके था एक पर्टिकुलर टेस्ट का इस बार की करेंगे 2 वीडियोस पर की करेंगे फिजिक्स पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है जी। तो फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से लिखते आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। First question is from +1 class oscillation and waves। जब रेड को क्वेश्चन में लिखना है स्क्रीन पे आ गया ये जब अपन की कह रहे हैं देखो कर बहुत इजी क्वेश्चन से है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन से अपन एक की है स्टेशनरी वेव गिवन है ठीक है जी लाइक दिस sin ओमेगा t ठीक है जी आपको बोला जा रहा है कि the intensity at a certain point is maximum intensity maximum केड़ी कंडीशन से अंडर होएगी ठीक है जी। इंटेंसिटी को मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता होगा रिगार्डिंग वेव्स वेव के लिए आपको बताएगी कि इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड द स्क्वायर राइट ठीक है जी। पढ़ते पाई को प्लस 2 क्लास में पढ़ते हैं जन राउस्फील्ड एक्सपेरिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਆयर ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ दैट इज y = a sin omega t या y = a cos omega t दिस इज द इक्वेशन जनरल वेव इक्वेशन sin फंक्शन भी हो सकती है cos फंक्शन भी हो सकती है मतलब दिस टर्म इज अ वेरिएबल दिस टर्म इज अ वेरिएबल वेरिएबल मतलब कि टाइम आ रहा है टाइम लगा तो वेरी करोगे एंड दिस होल टर्म इज अ कांस्टेंट विद टाइम टाइम का वेरी नहीं करेगी तो दिस होल टर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट एम्पलीट्यूड मतलब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी देन आर कंडीशन होल्ड करनी चाहिए 2a cos kx द होल स्क्वायर मस्ट बी मैक्सिमम एक चीज क्या होनी चाहिए थी मैक्सिमम होनी चाहिए थी और एक चीज मैक्सिमम कब होगी देखो आगे कांस्टेंट है आप इनको वेरी कर सकते x का डिस्टेंस का मतलब cos kx मस्ट बी मैक्सिमम जो cos kx मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर अपना ए पे करके आना चाहिए ठीक है जी। cos kx इज मैक्सिमम ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो b का भी हो नहीं सकता जी ये अगर मैं cos kx तो मिनिमम कर दूंगा जैसे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी एंड c एंड d तक सवाल नहीं है क्योंकि उधर टाइम है दे डिड नॉट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड दे रिप्रेजेंट द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो थोड़ी स्क्रीन पे आ रहा सेकंड क्वेश्चन चलो इट कम फ्रॉम +2 क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये क्वेश्चन कितना +2 क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस क्वेश्चन को डील करने तो पहले हमने शॉर्टकट दसना चाहना है इस चीज का शॉर्टकट क्या है कि जो भी अपन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला डील करते हैं देखो यार अगर सपोज मैंने बोला जा रहा है कि स्ट्रेट वायर है ठीक है यदि वजह ना एक करंट जा रहा है आई कोई पॉइंट P है ठीक है एट डिस्टेंस r है यदि वजह ना क्या पता करो मैग्नेटिक फील्ड पता करो एट पॉइंट P क्लियर। इसका शॉर्टकट क्या है देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोपोर्शनल होगी म्यू नॉट में एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोपोर्शनल होगी करंट में दो फैक्टर हमेशा ऊपर आने ही आने हैं एक करंट की हर एक फॉर्म में मतलब v = म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय नीचे का फैक्टर आना डिस्टेंस का फैक्टर केड़ा फैक्टर आना होता है डिस्टेंस फैक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट हम हर एक फॉर्म में म्यू नॉट i ने आने ही आने ठीक है जस्ट लाइक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन 1/4 आने ही आना होता है तो ये म्यू नॉट i से आने आना क्योंकि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी राइज करेगी नीचे डिस्टेंस फैक्टर एक्चुअली वेरी करता है और डिस्टेंस फैक्टर नो पता करना शॉर्टकट के क्या ना देखियो अगर तुम याद हो पूरा 10th क्लास में कि मैग्नेटिक स्ट्रेट करंट का एक वेक्टर दे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में कितना बन गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स ठीक है एक और सर्कल बन गया पीछे इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए हैं और एक दोस्तों इस सर्कल का अगर रेडियस r है इस पॉइंट पता करना है ना तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा इस पर्टिकुलर सर्कल आंसर 2 पाई r मतलब लेंथ कितनी होगी 2 पाई r तो नीचे की डिस्टेंस फैक्टर इस वायर करके मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या बनता म्यू नॉट i / 2 पाई दैट्स इट देखो कितना इजी करता डिस्टेंस फैक्टर कितना आ गया 2 पाई r। अगर हम सपोज करो सेकंड केस अगर आपको एक
जा कोई रिंग गिवन है, ठीक है, रिंग गिवन है, ये करंट जा रहा है आई, ये वजह ना इस सेंटर पॉइंट जो कि डिस्टेंस आर पे है, ठीक है जी, फाइंड करो कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये शॉर्टकट बहुत इजी है। अपन पता है कि रिंग की वजह ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है वो नियरली स्ट्रेट लाइन बन गई है। अगर तुम पैटर्न जाओ एंड सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ स्ट्रेट, एंड क्लास का पैटर्न है, ठीक है जी, पैटर्न जो है मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਗਰ आई द वायर है क्योंकि सिलेंडर फॉर्म ਚ है, ठीक है, जब रेडियस r होगा तो डायमीटर कितना होगा 2r, तो कितना डिवाइड करते हैं सिंपल डायमीटर ना, तो कितना होगा mu नॉट I upon 2r, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, कोई सर्कुलर कॉइल आ जाए कितने मर्जी पूछिए, सिंपल फॉर्मूला लगाना mu नॉट I upon 2r, ठीक है। अगर थर्ड केस का कोई पूछे फिर ਇੱਥੇ क्या है m सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇਹ ਜਿਹੇ n ਨੇ तो काफी सारे सर्कुलर को आ गए, तो सिंपल क्या करना है आपके n ना की करना मल्टीप्लाई कर देना mu नॉट n I upon 2r, सिंपल फॉर्मूला। अगर कुछ सॉलिनॉइड आ लो, देखो सॉलिनॉइड इज आल्सो पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट, तो जो फॉर्मूला ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ सिंपल लॉजिक। बाकी एडिटर में तुम फिर दोस्तों अब दो शॉर्टकट जोड़ करो, अगर सर्कल की वजह ना होवे तो आ फॉर्मूला, अगर रिंग की वजह ना हो तो आ फॉर्मूला। और क्वेश्चन क्या है आफ्टर knowing the shortcuts कि mu नॉट I पुराना में लिख के आना है डिस्टेंस फैक्टर, एंड डिस्टेंस फैक्टर पर वेरियस शेप का कर सकते हैं। बाकी मैं डाल देना क्वेश्चन को दूसरी रहा हूं, और क्वेश्चन हो यार जल्दी देना अच्छे से करना, दोबारा आ रहा स्क्रीन के ऊपर पढ़ो। ये जब अपन की है कि ना दो कोप्लेनर कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल बने, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस कितना है 2r, ये कहता हूं रेडियस r थी, ठीक है, एक दूसरी कॉइल होगी ਉਹਦਾ रेडियस कितना है 2r, कंसेंट्रिक कॉइल ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ हैव द सेम नंबर ऑफ टर्म्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n टर्म्स ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ n टर्म्स तारा में बैठी हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट कब क्या है द स्मॉलर कॉइल्स कैरीज करंट I इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट I जा रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ਜਿਹੜੀ दूसरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2y करंट जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है कि सेंटर पॉइंट पे कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए कुछ नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, शॉर्टकट में सर्कल तो किधर जाऊंगा वायर वाल जाऊंगा, फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड mu नॉट I by 2r, पहली रिंग का, इस रिंग की वजह नाल ਇੱਥੇ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी n होगी, कोई करंट कितना जा रहा है I जा रहा है, रेडियस कितना है r और 2r, तो n टर्म ने इनटू क्या हो जाएगा n, क्लियर v1 आ गया। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अब बड़ी रिंग की वजह बहुत इजी है, mu नॉट करंट कितना जा रहा है 2i, कितने टर्म्स ने n टर्म्स अपॉन डिस्टेंस फैक्टर डायमीटर 2r, मतलब 2 into 2r, मतलब कि 2 क्यों आया, 2 की तो रेडियस ट्वाइस ही होता है। और देखो दोनों करंट ऑपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों सिंपल माइनस, तो इट विल बी v1 minus v2, सो व्हेन इज इक्वल टू mu नॉट ni by स्मॉल i by 2r माइनस, देखो 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी mu नॉट ni by 2r, दोनों कैंसिल, आंसर कितना है 0। सो ऑप्शन नंबर पर क्या पिक करेगा हमें, ऑप्शन नंबर में भी बी 0, केंद्र की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनोगी 0 बनोगी। शॉर्टकट में पता लगेगा किस तरीके में कितना क्वेश्चन सर्कल का जो भी क्वेश्चन होगा इस तरीके में डील करना है। अच्छा कई बार इतना आया है, कई बार क्या है एक केस हो रहा है कि इतना रिंग है, जब हम लोग कहते हैं कि एक सेमी सर्कुलर ग्रुप है, उसका रेडियस कितना से आ रहा है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनोगी सेंटर पॉइंट होगा, पूरी रिंग की वजह से इतनी बनती होगी I 2r होगा, तो सेमी का कितना होगा, आधी रिंग का कितना होगा mu नॉट I by 4r, मतलब जो पूरी की वजह ना मानते हो हाफ ना की करता मल्टीप्लाई करता है, तो कितना होगा 4r, ठीक है। चार का चीज अगर बाई चांस हाफ ना केस हो गया ऐसा कितना करंट जा रहा है, ठीक है r i, तो याद रखो r स्ट्रेट मोशन से r स्ट्रेट मोशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसी कारण बनती है r रिंग के कारण, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ I ਆਪਣਾ सेम
म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट दस्या मैं, तो प्लीज ना नोट करो अच्छे तरीके से कि मैं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अपन पूछा जा रहा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम रेजिस्टेंस, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्लस 2 क्लास, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। अपन बोला जा रहा है कि क्यूबॉइड है, सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ होमोजेनियस मटेरियल हैविंग सिमेट्रिकल डायमेंशन मैन्युफैक्चर। ये कहता है क्यूब ड्रा कितनी लेना है, ध्यान देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली लर्निंग इन मार्क की थॉट दिस इज y axis and here it is x axis and here it is the z axis। ठीक है, एंड देन वो चीजें ना मार्क करते हैं अपन देता है ना sides, this side is a, this is b and this is c, a b c sides में। पर पूछा क्या जा रहा है, करंट फ्लो करोगा तो दोस्तों की रेजिस्टेंस की रेशियो कितनी होगी, है ना। मेटल ट्रांजिशन ब्रेकर will have a ratio of resistance for the sense of current along x y and z। तो जब पूरी क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ रेशियो जाएगी और एक करंट फ्लो करेगा तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कि आ फेज की आ फेज नाल क्या, और जब करंट इस फेज जाएगा, इस फेज, ठीक है, फिर करंट इस फेज जाएगा, देन इस फेज जाएगा, कितना फेज कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी हमें, ਉਹਦੇ के ऊपर कटनी है, रेशियो करनी है। मेरे ख्याल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो रेजिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर रो एल कौन है, ठीक है, जो इस फेज जाऊंगा है, तो इस फेज जाऊंगा तो मैं पूरा रेड कर दूंगा, जो इस फेज जाएगा तो कितनी लेंथ कवर करेगा, एना जाएगा, लेंथ कितनी व्हाट ए। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो ए अपॉन जो ये पोर्शन जाऊंगा, व्हाट अबाउट द एरिया, रो एल बाय ए होगा ना, सॉरी बट ये कर देंगे एरिया कितना होगा स्पेस का, एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि स्क्वायर है ना, क्यूब का सेम हिस्सा है आ वाला पोर्शन, स्क्वायर का एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो a इनटू b, सो रो a अपॉन a पहले रेजिस्टेंस में नहीं होगी। अच्छा अगर r की पता लगेगी तो इधर से जाओगे तो बहुत सबसे लिखना r इक्वल्स टू रो b अपॉन एरिया कितना है bc, लास्ट वन r3 रो c अपॉन थर्ड एरिया कितना लोगे रो c अपॉन ac। देखो पैटर्न पता लगे इनमें रेजिस्टेंस कितने में r1 r2 r3, हमने रेशियो लेने सिंपल, जो पर रेशियो करोगे तो अपन लेफ्ट कराएंगे रो खत्म हो जाएगा। देखो तो फिर ठीक कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल मैथड देखो ए बी या बी सी या ए सी है, अगर मैं ए बी सी नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए बी सी नाल डिवाइड कर दूंगा, क्या ना अगर मैं ए बी सी नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए बी सी इनको भी ए बी सी नाल मल्टीप्लाई कितना ना तो क्या हो जाएगा मेरे को ए बी लेके आंसर। ठीक है, करके दिखाएगा क्या बनोगा, पहला साइड ले लेंगे आपको बचने कैसे का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम तो किसी आप देख सकते हैं समझते हैं कोई काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट रहना है, ऑप्शन नंबर देखो पहले लिखिए a टू या c फिर थे फिर a, तो रेशियो क्या बनाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई कितना करना होगा a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, दिस इज द रेशियो। बस करना कि जैसे खुद करके देखते हो एबीसी में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब कहते गलत तो नहीं लिखी, ठीक है कहते कर सकते एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इन्हें जो केड़ी चीज को पोलराइज नहीं किया जाता। देखो ध्यान ਨਾਲ समझे गल, पोलराइजेशन का कांसेप्ट क्या होता है कि जो दो तरह के वेव होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल अदर आर ट्रांसवर्सल, longitudinal and transversal। longitudinal waves cannot be polarized, याद रखियो can't be polarized। क्यों इतना हम डिटेल में क्यों बता सकते थे तुम, वो पूरा डिटेल करना होगा तो क्योंकि एक पैरेलल चल रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द सोर्स। ट्रांसवर्सल वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्सल सारी आ जाती हैं जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइट वगैरह सारा कुछ ये जाएगा, ये क्या है पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बेसिकली साउंड, तो साउंड लिंक वेव बने। ठीक है, तो अपना ऑप्शन केवल सीधे रेडियो वेव, देखो रेडियो वेव की तरह की वेव मतलब पोलराइज हो सकती है,
तीसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट, ये भी सही आ गई। थर्ड एक्सरे भी आ गई। चौथी बची अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक किहड़ी साउंड दी हुंदी है पता ना, अल्ट्रासोनिक भी जो जहाज वगैरह चढ़ते हैं तो सब सोनिक बूम जिन्होंने कहने हैं तो साउंड की कैटेगरी में आ गई। एंड साउंड कहना भी पोलराइज। ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट चेक करके आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपन बोला जा रहा है अपन एक एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, ये पार्टिकल executing simple harmonic motion as shown in figure, the frequency of the oscillation will be, frequency क्या होगी oscillation की, that we have to find। अपन ग्राफ गिवन है अपन ट्रैक कर रहे हैं, फटाफट देख लें क्वेश्चन डिमांड किया है कि अपन केड़ा कांसेप्ट कैसे लगाना है। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस पे ना है, एक्सेलरेशन ऊपर में तो डिस्प्लेसमेंट होगी and 20 minus 20 2 minus 2, so it is a straight line and this is the graph। अपने ग्राफ के अंदर ठीक है जी, आपको तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। और देखो अगर मैं थोड़ा भी पढ़ के गया हूं ऑसिलेशन देख सकते हो तो मैंने ऐसे देखो एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट तीन चीजें कवर अप हो रही है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रीक्वेंसी को तो पूछा है ओमेगा, ठीक है जी। समझ ओमेगा ओके बच्चे कहते नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता नहीं। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में पढ़ते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बहुत प्रूव भी करते हैं इस चीज में। सो मैं ओमेगा सिंबल यूज करूंगा। इधर बेसिकली हम द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x, क्लियर। अगर मतलब मैं एक्सेलरेशन वर्सेस y इक्वल टू mx प्लस c, अगर मैं एक्सेलरेशन जो कि y एक्सिस से लॉन्ग होगी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ना हो जो कि x एक्सिस से लॉन्ग होगी, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड स्लोप अपॉन कितनी वैल्यू दसूंगे इसको ध्यान में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। बस इस ग्राफ से पता करनी है स्लोप फाइंड कर देनी है एंड स्लोप अपॉन क्या दस दोगे द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दूसरी कर लेंगे ओमेगा के अंदर 2 पाई में, अगर अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी करनी चाहते हैं तो पहले अपन एंगुलर कर लेंगे, क्लियर। तो ऐसे ग्राफ में स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या है सिंपली देखो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। देखो जो तो 20 से की एक्सेलरेशन तो उस समय कितना सीगा -2, ठीक है जी। जो तो एक्सेलरेशन 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी 0 होगी। सो चेंज इन y मतलब एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है -2 माइनस 0, इसका मतलब होगा -10, ठीक है जी। सो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, कैंसिल आउट ओमेगा कितना आ गया √10, ओमेगा कितना आ गया √10 और ओमेगा क्या है 2 पाई म्यू। सो म्यू विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। √10 अपॉन 2 पाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब ऑप्शन नंबर डी है जी, आई थिंक डी है, ओके हो गया थे करेक्ट हो जाएगा। 1.2 नहीं सॉरी आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आई थिंक ये ऑप्शन सही नहीं देता है √2.5। ओ ठीक है, एंगल अपना रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 बाई 2 लिखते हैं और 2 ना कैंसिल करो तो बाहर नियरली 2.5 होगा, मतलब आई वाली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर तैयार है पढ़ो। अपन फिगर गिवन है जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन के फोर्सेस अपन दिखाई हैं, देखो एक बार क्वेश्चन आप लोग पॉइंट नंबर ए है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है इस पे नॉट है तो पॉइंट नंबर बी पे है एंड आपको तो पूछा है चूज द करेक्ट स्ट्रेट लाइन। देखो ये मेरा ख्याल है कि इस बच्चे में दिक्कत होगी इस क्वेश्चन का रंज। अपन पता है कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजदीक होंगी है उत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्ट्रांग होती है, ठीक है। जो अखा में लिख सकता है कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, सो मैं ऑप्शन नंबर मेरा पिक करके आऊंगा ऑप्शन नंबर ए
जो कि अपना करंट आंसर होगा। मोटर पे ना मत्था मारने की लोड़ नहीं, जितने फील्ड लाइन अधिक होंगे ने उतने इलेक्ट्रिसिटी होंगी स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आया फ्रॉम +2 क्लास देखिएगा, सेल्फ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। अपन कहा जा रहा है कि व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर, सो चेंज इन करंट मतलब DI, चेंज इन करंट मतलब DI कितना है 5 तो 2 करता, चेंज कितना है 2 - 5 मतलब -3 एम्पीयर, ठीक है। एंड कितने सेकंड च कितना dt 0.1 सेकंड गिवन अपन क्वेश्चन कितने टाइम में कितना करंट चेंज हो गया, अब तो पूछा जा रहा है। ते EMF कितना इंड्यूस हुआ 50 वोल्ट, ये अपन गिवन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, देखो फॉर्मूला होता है अपना सेल्फ इंडक्टेंस L होती है, सो E = -L di/dt, ठीक है। दोस्तों L कितना आ जाएगा E/di/dt, दैट इज द वैल्यू ऑफ L, क्लियर। तो E की वैल्यू कितनी आ गई -50 डिवाइडेड बाय di/dt की वैल्यू कितनी होगी -3/0.1, तो बस इसको सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा 0.1 को चले जाओगे तो -50 into 0.1 by -3 cancellation, so 50/30 cancellation 3/5, 3/5 का आंसर हो और ऑप्शन मैच कर देंगे, जो भी तो मैच होगा, शायद पॉइंट्स गिवन होएगा नियरली नहीं सॉरी 5/3, सो ये नियरली 1.67 आ गया, ठीक है। 1.67 हेनरी मतलब वो यूनिट हो गई सर अपने बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन सीगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरे ख्याल से फिजिक्स सौखी आ रही है इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री, बाकी ये क्वेश्चन दे दो। नेक्स्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास 5 kg द मास है, ठीक है जी। x/y प्लेन में मूव कर रहे हैं, कोई 5 kg द मास होना, ठीक है जी। x/y प्लेन में मूव कर रहे हैं and the potential energy अपन given है U is equals to -7x plus 24y joules, any potential energy given है where x and y are in later the particle start from rest, मतलब the initial velocity कितनी है 0 from the origin, get the speed of the particle at t is equal to 2 second, we find करनी है t is equals to 2 second। देखो एनर्जी गिवन अपन, ठीक है जी, and we will find the speed के पास स्पीड किस तरीके से डिफाइन करेंगे। थोड़ा उल्टा वाला क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ेगा, भी सॉफ्ट क्वेश्चन है। सारा ना पहले पता की करो अपन, देखो स्पीड तक यानी अपन नहीं करना पैना है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना पैना, एक्सेलरेशन तक हम आगे पर स्पीड क्या मतलब तक हम रिलेशन थोड़ा शायद बताओ कि अप्लाइड फोर्स के लिए होती है नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो देखो कितना बन गया इक्वेशन को, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स के लिए वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल फोर्स की गल कर रहे हैं तो dW/dx, वर्क डन क्या होता है एनर्जी की फॉर्म क्या होता है, देखो रिलेशन बन गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आप एनर्जी को फोर्स फाइंड करना चाहते हैं देन की करो डेरिवेटिव इट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो सारा मतलब फोर्स पता करूंगा कि अलोंग x एक्सिस कितनी फोर्स लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो कितना आंसर होगा, देखो -7 क्योंकि y का वेरी नहीं करूंगा ना x के नाल, तो y का ऐसे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो -7 + 0, तो fx कितनी आ गई -7, ठीक है जी। सिमिलरली fy फोर्स अलोंग y एक्सिस कितनी आ गई, इसका आंसर होगा 24, बहुत इजी, क्योंकि आज ये कांस्टेंट मान लेने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूंगा, y का डेरिवेटिव 1, सो इट कम्स आउट टू बी 24, क्लियर। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें अलोंग x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है फोर्स अपॉन मास, सो 7/5 एंड हियर इट इज 24/5, तो यहां पे क्या आ गया एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, क्लियर। इसका कांसेप्ट क्लियर हो गया किस तरीके से कर रहे हैं, सॉरी से नेगेटिव होगा ना, जो नेगेटिव करने का पॉजिटिव बोलो आगे हो जाए नेगेटिव -24/5। सो अगर कोई एक्सेलरेशन आ गई अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मतलब ये पता नहीं वेलोसिटी फाइंड करने से at t = 2 सेकंड, तो फॉर्मूला लगाओ v = u + at, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी होगी
u plus acceleration along x axis में टाइम आप ऑलरेडी 0 के बाद इनिशियल वेलोसिटी सो bx कितना हो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 7.5 into 2 so it comes out to be 14/5 this is the velocity along x axis अगर y axis की बात करें तो बस इनपुट कर लेना so velocity along y axis कितना होगा 0 plus -24/5 into 2 so it comes out to be -48/5 क्लियर अपन ऑप्शन का मैच करके मान लो कितना डिवाइड करना है अपन जो भी ऑप्शन मैच करेगा दैट इज अवर ऑप्शन तो आपने को वेलोसिटी वैल्यू आ गई देखो ना आपने को वेलोसिटी इस तरीके से लिखेंगे मिनट देखो यार ऊपरी कांसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर पोटेंशियल वाली गिवन हो तो फोर्स कितनी करनी है फिर तो एक्सेलरेशन कितनी करनी है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी कितनी करनी है सिंपल लॉजिक है और वेलोसिटी में लिख सकते हैं bx i गैप प्लस by ये गैप पूरी वेक्टर क्वांटिटी bx की वैल्यू कितनी सी होने वाली है 14/5 i गैप और दी -24/5 j गैप दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म जा गई अगर पता मैग्नीट्यूड तब की करना होगा अंडर रूट ऑफ 14/5 द स्क्वायर प्लस -24/5 द स्क्वायर सॉल्व करना आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकंड सो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहे हैं क्लियर चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन emitted ड्यू नेचर ऑफ मैटर का क्वेश्चन आया है फ्रॉम +2 क्लास का ज्यादा आ रहा है इनकम का +1 क्लास फिलहाल तक ठीक कह रहे हैं द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम लाइट फ्रीक्वेंसी म्यू आपके मैट्रिक्स में प्लस होएगा और देखिए डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है म्यू कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो केडी चीज पे डिपेंड करता है कुछ आया बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है देखो जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे इधर क्योंकि लाइट के पैर में मैट्रिक्स होते हैं उनने का निकलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जी एंड आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਕਮਿੰਗ पर फोटोन पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन होगा सो अब आंसर क्या लिखना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन की पूछा है अगेन फ्रॉम +2 क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक ही कह रहा है कि चार्ज क्यों मूव कर रहे हैं या एंटर किया एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है भी ध्यान से समझो चार्ज क्यों एंटर किया 90 डिग्री से एंटर किया होगा इनको कितना पता लग गया क्योंकि सर्कुलर पाथ जा रहे हैं कंडीशन होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ के हटे अगर 90 डिग्री से एंटर करेगा तो पक्का के पास चलूंगा सर्कुलर पाथ सपोज सर्कुलर पाथ रेडियस कितना है r ठीक है मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूं एक्चुअली देखो जो सर्कुलर पाथ जाऊंगा थोड़ा दिमाग में सोचो पहले तो सेंटीमीटर फोर्स लगेगी मैं दस रहा हूं पहले कि सेंटीमीटर फोर्स जस्ट एक ड्यूटी है सेंटीमीटर फोर्स कोई फोर्स नहीं होती है जस्ट एक ड्यूटी है जिसमें डीएसपी की कोई ड्यूटी होती है ना एसपी ड्यूटी कोई बंदा जाके कर सकता बट अंडर सम कंडीशन अगर किसी सपोज को डीएसपी लगना है तो पेपर क्लियर करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा ऐसा ही अगर कोई सेंटीमीटर फोर्स की ड्यूटी करना चाहते हैं एक कंडीशन कह दीजिए कि कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी देन इट कैन एक्ट एज अ सेंटीमीटर फोर्स ठीक है क्लियर पॉइंट करो या फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हैं देन एनी फोर्स द गिवन फोर्स कैन बी एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर कांसेप्ट अगर वर्क डन क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जीरो क्योंकि वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्ट एज cos थीटा क्योंकि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 90 डिग्री होगा तो थीटा जब 90 डिग्री लिखांगे अपन cos 90 कितना होगा जीरो तो वर्क में कितना होगा जीरो याद रखियो ये तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा जीरो होगा या सेंटीमीटर फोर्स किसी भी क्लोज कर दे लेके जा रही है तो वर्क डन कितना होगा जीरो होगा एक्स्ट्रा पार्ट से तो वो क्वेश्चन क्या आया है वो क्वेश्चन जब अपन किया अपन तो क्वेश्चन पूछा गया कि सर्कुलर पाथ
जाते हैं फ्रीक्वेंसी का रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ी। ध्यान देखो किवें करूंगा, हमें पता लग गया थे कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स आ, जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स लग रहे चार्ज पार्टिकल ऊपर, जिनको मैग्नेटिक फोर्स कहने हैं, वो एज अ सेंटीमीटर फोर्स एक्ट कर रही है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, mp²/r, जो कि सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू होती है, मस्ट इक्वल्स टू qbb sin थीटा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स में बना रही है, दोनों इक्वल होंगे बिना बी कैंसिल। थीटा को भी 90 डिग्री होगा, मैं पहले बता चुकी हूं, क्योंकि 90 डिग्री सेंटर को बता दे आज कॉपर कंडीशन 90 परपेंडिकुलर, तो sin 90 कितना होता है 1। सो तो रेडियस कितना आ गया, r mp/qb, पॉइंट क्लियर, रेडियस आ गया r mp/qb, और तो फ्रीक्वेंसी से पहुंचना सीधा। तो अगर नेक्स्ट हम कितनी कर सकते हैं, टाइम पीरियड कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। एक रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 2 पाई है, वेलोसिटी मतलब v है, तो 2 पाई अपॉन v, रेडियस की वैल्यू करो mp अपॉन qb, और क्वेश्चन खत्म है, v ना v कैंसिल, या 2 पाई m अपॉन qb, दिस इज द टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल टाइम पीरियड 1 अपॉन t, तो इट कम्स आउट टू बी qb अपॉन 2 पाई m। तो देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी किसी चीज से डिपेंड करे तो किसी से नहीं डिपेंड करी है, कि ऑप्शन मैच हो जा रहा हूं, मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर बी आऊगा। सुन किसी भी वेलोसिटी दिख रही है फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, दिस कंडीशन सेंटीमीटर फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स को रखे हैं, एंड सो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लाज्मा ग्लास व्हाट एनर्जी एंड पावर कि बॉडी में डिस्प्लेस कितना गया, किसी बॉडी में डिस्प्लेस कितना क्या ना देखो, फ्रॉम ओरिजिन दिखा ना 0 0, मतलब कुछ इतना आएगा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ पॉइंट पे 0 0 पॉइंट जो डिस्प्लेस करता है कितने पॉइंट 1 1, तो कितना पॉइंट हुआ समथिंग है एथो एथे ले गए ना बॉडी में डिस्प्लेस करके, ठीक है जी 1 1 पॉइंट, अगला पॉइंट 1 1, फिर की पूछा जा रहा है along the path x is equals to y, and अपन given है कि x y के ऑपोजिट करना, x भी 1 मीटर है, y भी 1 मीटर, x is equals to y by a force, force कितनी y I cap plus x square j cap, then the work done by the force, work done by the force कितना होगा, that is force into displacement, ठीक है जी। और स्मॉल वर्क डन कितना होगा, फोर्स into displacement, अगर टोटल वर्क डन फाइंड करूंगा क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, कितों कितने जा रहे हैं 0 0 तो कितने तक जा रहे हैं 1 1, पता लगा लिमिट्स को लगाएं कितों कितने तक जा रहे हैं, बस उनको सिंपल की करना है, वैल्यूज पुट करनी है। उनको डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जो इथे इनको ds मानना है, एक्चुअल ds मान लो, डिस्प्लेसमेंट तीन वेक्टर हो सकते हैं, या dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इतने कंपोनेंट हो सकते हैं पॉसिबल कि पार्टिकल में एक्स एक्सिस अलोंग डिस्टेंस में होगा, में वाई एक्सिस अलोंग, में भी जेड में अलोंग, और अपन तो क्वेश्चन ये बना कि जेड एक्स होता है नाम निशान नहीं है, मतलब डी जेड कितना होगा 0 होगा, तो कितने की लोड भी नहीं है, बस हम बस इनको वैल्यूज पुट करनी है, काम खत्म होगा। चलो वैल्यूज पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू पुट करो यार, फोर्स अपॉन कितने गिवन है क्वेश्चन विच दैट इज y i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, क्लियर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 0 टू 1 1, हम फटाफट करते हैं, देखो i कैप वाला i कैप का मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, पता ना i कैप इनटू i कैप 1 होता है, i कैप इनटू j कैप कितना होता है 0, तो आप सिर्फ इतना मल्टीप्लाई हो सकता, अगर ये इतना मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आज ही सिर्फ इतना मल्टीप्लाई हो सकती है, j कैप पड़ेगा, इतना करेंगे तो 0, तो आंसर कितना होगा अपने को, सिंपल आंसर इंटीग्रेशन y dx प्लस x स्क्वायर dy, क्योंकि z का भी कंपोनेंट है तो z का 0 मान के चलेंगे। सो अब दो चीज आ गई अपने को फ्रॉम 0 0 टू 1 1, हम बस अब इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली, अपन को किया अपना आंसर आ जाएगा। चलो हम देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, बट अपन क्वेश्चन केवल सीखा कि भाई x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y, तो एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट कर लो, सपोज करो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पूरा y कन्वर्ट कर रहे हैं,
या सपोज करो मैं x चेक कर रहा जिम्मे मर्जी करो। तो मैं पुट करता इंटीग्रेशन y की जगह पुट करता है x dx प्लस x स्क्वायर इनटू dy। और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, बस इसे नहीं करने की वैल्यू पुट कर देनी है। तो प्लीज वैल्यू पुट कर दो 1,1 एक बार 1,1 पुट करना, एक बार 0,0 पुट करनी है। दोनों प्लस या माइनस करके आपको आंसर आएगा ना 5/6 जूल। क्लियर, इसका आंसर आएगा ना 5/6 जूल। तो मैं क्वेश्चन कांसेप्ट में ज्यादा के क्वेश्चन डिमांड क्या करना सीखो, आप किस वे ने सॉल्व करना सीखो। चलो नेक्स्ट चीज देखियो, अगला क्वेश्चन +1 क्लास प्रोजेक्टाइल फ्रॉम +1 क्लास प्रोजेक्टाइल की बोल रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा तो द हाउ एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी u। यस, क्वेश्चन का है तो पार्टिकल प्रोजेक्ट की तो विद एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। यदि वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। ठीक है, अपन पता कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी घटती जाएगी। एक पॉइंट तक जीरो हो जाएगी, फिर नीचे मूव करना स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ ऐसा। ठीक, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पहुंचते ग्रेविटी से कितना वर्क डन कर दोगे, लेट मी हैव टू पॉइंट। देखो पहली गल कि वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहली गल आपको समझो कि वर्क डन नेगेटिव होगा। रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे में खींच रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। दोनों एंगल कितना बना है, फोर्स के डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना है। देखो वो वर्क डन पे ग्रेविटी पता करना था, फोर्स के लिए कंसीडर करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स से कंसीडर करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रही है बट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रही है ऊपर, तो एंगल कितना बना है 180 डिग्री। मतलब हमने बोला वर्क डन आएगा दैट कम कर दो कि नेगेटिव। अगर तो पहले का भी कांसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन दोबारा देखो ध्यान में, चार ऑप्शन ध्यान देखो, तीन ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर डी पिक करके आना चाहिए। अब प्रूव भी करना है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो वर्क डन की जब क्लास देखो, अगर आप सिंपल वाइज देखेंगे बॉडी ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। ठीक है, तो वर्क डन मतलब किसको चेंज किया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh जो भी हाइट गेन करूंगा। वहां पर पता कि प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो ऊपर तक जाता था। आज नंबर लिखने द मैक्सिमम हाइट एंड द फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का u square sin square theta upon 2g। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर अपन थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बट आप कहते हैं एंगल से कितने अल्फा एंगल से, एंड आगे क्या है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पता नहीं 10 चुका कि उल्टा हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m into g दिस टर्म u square sin square अल्फा थीटा जगह अल्फा लगेगा ना अपॉन 2g, g ना g कैंसिल कम हो गया माइनस m u square। देखो क्वेश्चन तो पहले 10 सेकंड में सॉल्व हो गए थे कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है डी ऑप्शन, बट अब फिर भी ओके सॉल्व आउट कर ले कि प्रोजेक्ट का क्वेश्चन चलो फॉर्मूला लगा के कर देना। चलो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करांगे। ठीक है जी, वीडियो काफी लंबी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो होपफुली आप 10 to 15 क्वेश्चंस कर ले होंगे।